हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम व्हाट इज कंज्यूमर, यूटिलिटी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल, ऑर्डिनल, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात की थी और उन्हें अच्छे से समझा था। अब पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कोशिश करेंगे कि आज के पार्ट में इस चैप्टर को क्या कर दें, खत्म कर दें। तो चलिए, चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 2। तो पार्ट 2 में अपन को कौन सा लॉ पढ़ना है जो कि एक यूनिवर्सल लॉ है, डेट इज जो कि सब जगह लगता है। इस लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नाम रखने के पीछे क्या होता है, रीजन क्या लिखा है यहाँ पे? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, जो आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये है क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as you go on consuming more and more unit of a standard commodity, then the utility derived from each successive unit will decrease। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एक लॉ है जो ये बताता है कि जब आप एक स्टैंडर्ड यूनिट की कमोडिटी क्या करते जाओगे, कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाओगे, तो क्या होगा? जो आपको पहली कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिली है वो जो दूसरी कमोडिटी से यूटिलिटी मिली है वो और कम हो जाएगी। तीसरी कमोडिटी कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली है वो और कम हो जाएगी। चौथी कमोडिटी कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली है वो और कम होती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे आपको मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप अपनी कोई भी फेवरेट चीज ले लो। इज दैट क्लियर? कोई भी आप अपनी फेवरेट चीज ले लो जो आपको खाने में पसंद हो, बस उसकी जो यूनिट है, जो उसकी क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए? अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल ले लेते हैं। ठीक है, मेरा फेवरेट एप्पल है तो अपन किसको ले लेते हैं? एप्पल को। ठीक है, नाउ यू हैव बढ़िया बड़े बड़े, ठीक है, 5 एप्पल हैं आपके पास। कितने एप्पल हैं? 5। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आपको क्या लग रही है बेटा? भूख लग रही है। आप बढ़िया स्कूल से आए हो, आपको भूख लग रही है, खाने में कुछ नहीं है, एप्पल रखे हुए हैं। कितने एप्पल हैं? 5 एप्पल हैं। ठीक है, पांचों एप्पल का साइज एक जैसा होना चाहिए और अच्छी खासी, मतलब बड़े बड़े एप्पल होने हैं, छोटे छोटे से एप्पल नहीं लेने। कैसे लेने? बढ़िया बड़े बड़े से एप्पल। अब है ना, आप क्या करो, आप जब पहला एप्पल कंज्यूम करोगे ना तो जो आपको पहले एप्पल से जो आपको क्या मिलेगी? मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। वो कैसी मिलेगी? वो ज्यादा मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं 10। कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। ठीक है, फिर आप जो दूसरा एप्पल कंज्यूम करोगे ना उससे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 8। ठीक है, फिर जो आप तीसरा एप्पल कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाली जो आपको यूटिलिटी होगी ना वो कितनी होगी? शायद से 5। ठीक है, जब आप चौथा एप्पल कंज्यूम करने जाओगे ना तो उससे मिलने वाली जो आपको यूटिलिटी होगी ना वो होगी शायद 2। और जब आप पांचवा एप्पल कंज्यूम करोगे तो शायद उससे आपको कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और ये आपके साथ हर चीज में होता है। आप चाहे खाना खाने जाओ, आप चाहे कोई चीज परचेज करने जाओ, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हर जगह लगता है। यस, इट्स ए यूनिवर्सल लॉ। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसकी भी बात कर लेंगे भाई। ठीक है, लेकिन अभी तो इसमें एक चीज समझो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? as you go on consuming a standard unit of commodity। ठीक है, जैसे जैसे आप एक स्टैंडर्ड कमोडिटी ऑफ यूनिट को कंज्यूम करने जाते हो तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती चली जाती है बेटा? कम होती चली जाती है आफ्टर ईच यूनिट। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है जहां पर उसको कंज्यूम करने से आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। अपन ने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था। इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज। चाहे कपड़े ही क्यों ना हो गए, मान के चलो आपको ब्लैक चाहे कितना ही पसंद क्यों ना हो, आप के पास जैसे जैसे ब्लैक कपड़े ज्यादा होते चले जाएंगे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और एक टाइम आएगा कि आप फिर ब्लैक खरीदना बंद कर दोगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है? ऐसी कुछ भी चीज हो, आप कुछ भी उठा के देख लो,
आपके पास जैसे जैसे पैसा होता जाएगा उस पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जितना ज्यादा पैसा उतनी कम मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है उस पैसे की, जितना कम पैसा उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है आपके लिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि जैसे जैसे आप उसे कंज्यूम करते जाते हो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। एंड दिस इज ए यूनिवर्सल फिनोमेना। खाना खाने बैठते हो, आप खुद देखना, पहली चपाती में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरी में थोड़ी कम, तीसरी में उससे भी कम, चौथी में उससे भी कम, पांचवी, मतलब ज्यादातर चौथी पांचवी में क्या होता है, आपका पेट भर जाता है, डेट इज जीरो। वो कंज्यूम करने से आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। उसके बाद अगर आप कंज्यूम करने जाते हो तो काय में चले जाते हो, नेगेटिव में। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है बेटा, जो कि सब जगह लगता है। आ जाओ, तो क्या है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट अस मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी समझ गए कि एप्पल जैसी हो गया, चलो चलेगा, ये नहीं काजू कतली ले ली एक छोटी सी, या टिक्की ले ली, नहीं, वो नहीं चलेंगे, ठीक है ना। आर कंटिन्यूसली कंज्यूम, और कंज्यूम कैसे करोगे बेटा, कंटिन्यूसली। एक एप्पल खा लिया, देन अगेन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चाहो तो इसको ट्राई करके देख सकते हो, ज्यादा ट्राई मत करना, वॉमिट हो सकती है, ठीक है। तो बस लिमिट में ट्राई करना कि समझ में आ जाए। और शायद किया भी होगा, कभी आपने अपनी फेवरेट चीज कंटिन्यूसली खाई होगी, तो जब आपने पहली बार खाई होगी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा थी, दूसरी बार खाई होगी थोड़ा कम, तीसरी बार खाई होगी और कम, चौथी बार खाई होगी और कम, पांचवी बार खाई होगी ना, देन उसके बाद आपको उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, या पांचवी या छठी बार। समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिटी मस्ट डिक्लाइन। आप जितनी जितनी एक एडिशनल यूनिट क्या करते जाओगे, कंज्यूम करते जाओगे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। Is that clear? It is very natural to happen in respect of all the goods and services. सारी गुड्स और सर्विसेज में ऐसा ही होता है। जब आप उन गुड्स और सर्विसेज को कंटिन्यूसली आप कंज्यूम करने लगते हो तो धीरे धीरे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है, यस, कम हो जाती है। नया नया मोबाइल आता है, बढ़िया मजा आता है शुरू शुरू में चलाने में, फिर धीरे 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 क्या हो जाता है, नॉर्मल लगने लगता है, जैसा पुराना मोबाइल था वैसा ही लगने लगता है। गाड़ी है कि नहीं, गाड़ी आप मान के चलो बहुत टाइम बाद चला रहे हो, आपको शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, जैसे ही बहुत देर हो जाएगी चलाते चलाते नॉर्मल लगने लगेगा। तो मतलब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो फंडा है ना, ये सब जगह लगता है। कौन सी जगह? सब जगह। तुम कपड़े खरीदने जाओगे, शुरू शुरू में जो तुम कपड़े खरीदोगे उनसे मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा होगी, एंड में जो तुम कपड़े खरीदोगे उनसे मिलने वाली यूटिलिटी तुम्हारी कम हो जाएगी। तुम कहोगे चलो यार घर चलो, मार्केट छोड़ो। सब जगह चलता है ये, समझ में आया? इट इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ। इसलिए फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन बोलते हैं इसको, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ बोलते हैं। सब जगह लगता है, समझ में आया? भले ही आपको ट्रैवल कितना ही पसंद क्यों ना हो, शुरू शुरू में जब तुम बढ़िया ट्रैवलिंग चालू करोगे, बढ़िया पहाड़ चढ़ रहे होगे, ट्रेन में घूम रहे होगे, शुरू शुरू में बड़ा मजा आएगा। एक दिन, दो दिन, तीसरे चौथे दिन, पांचवें दिन जाके तुम कहोगे बस भैया अब नहीं। अगेन क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो दिस इज ए साइकोलॉजिकल लॉ जो कि हर जगह लगता है। कहाँ लगता है? हर जगह, हर जगह ये लॉ लगेगा, ठीक है। टू बेसिक अजम्पशंस क्या है बेटा इस लॉ के? तो बेसिक अजम्पशंस ऑफ द लॉ आर अस अंडर। सबसे पहला, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड लाइक ए कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, नॉट ए स्पून ऑफ टी, ठीक है। अगर आप ये कंज्यूम करके, अगर आप कुछ चीज कंज्यूम करके इस लॉ को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए कमोडिटी की, यानी एक होमोजीनियस यूनिट होनी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय होमोजीनियस यूनिट? मतलब कि उसका कलर, शेप, साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सपोज यू आर टेस्टिंग दिस लॉ विद द एप्पल, ठीक है, सो दैट एप्पल शुड बी ऑफ सेम क्वालिटी, सेम, है ना, पूरा सेम का सेम होना चाहिए। साइज भी कैसा होना चाहिए? सारे एप्पल्स का सेम होना चाहिए। यू कैन ट्राई इट बेटा, तुम इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हो। जैसे ही भूख लगे, जस्ट ब्रिंग 4-5 एप्पल्स, देन स्टार्ट कंज्यूमिंग वन, देन आफ्टर 1 मिनट अनदर, देन आफ्टर 1 मिनट अनदर। सी टाइम गैप भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। और जो आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो भी कैसी होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पता है तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि तुमने जो पहला एप्पल खाया तुम्हें वो ज्यादा अच्छा लगा, दूसरा पहले से कम, तीसरा दूसरे से कम, ठीक है, और जो चौथा खाया वो तीसरे से कम, पांचवा तो तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं। समझ में आ गया? तो ये हो क्या रहा है, मतलब जैसे जैसे तुम एप्पल कंज्यूम करते जा रहे हो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आ जाओ, सेकंड क्या है बेटा इसका? दैट कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस अभी बोला ना, एक के बाद एक, ऐसे नहीं एक अभी खा लिया फिर रुक गए,
फिर रुक गए मतलब आधे घंटे बाद खा रहे हैं, 1 घंटे बाद खा रहे हैं, नहीं, कंटिन्यूसली कंज्यूम करना है, ठीक है। So consumption of the commodities continues, not that one unit of the commodity is consumed now and the other tomorrow. अगर आप कंज्यूम करके इस लॉ को टेस्ट करना चाहते हो तो कंजम्पशन कैसे करना है, कंटिन्यूसली करना है। एक एप्पल खत्म हुआ, 1 मिनट, दूसरा एप्पल, देन तीसरा, देन चौथा, कंटिन्यूसली कंज्यूम करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा, ज्यादा मत खाना, ठीक है। आओ एक्सेप्शन है इस लॉ के। अभी एक्सपेक्ट जो एक्सेप्शन मतलब कि जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, उसके पीछे का रीजन भी बता दूंगा कि ऐसा क्यों है, और शायद तुम समझ भी जाओगे, इतने तो समझदार हो। क्या लिखा है इसमें, सम ऑफ दीज केसेस इंक्लूड्स, क्या है भाई, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इन केस ऑफ ड्रंकर्ड, जो लोग पीते हैं, ठीक है, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बेटा, उनके लिए लॉ कैसा है, एक्सेप्शन है। मतलब क्यों, क्योंकि वो पीते जाते हैं ना, तो वो और पीते जाते हैं, ठीक है। उसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि वहां पे ना वो कंज्यूमर रैशनल नहीं रह जाता, क्योंकि जब वो पी लेते हैं ना तो पीने के बाद में उनके जो सेंसेस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए ये लॉ यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, एक्सेप्शन हो जाता है इन केस ऑफ ड्रंकर्ड पीपल डू कंज्यूम्स अल्कोहल, क्योंकि जब वो कंज्यूम करना चालू करते हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे उनकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती, उन्हें और चाहिए, ठीक है। उन्हें और क्यों चाहिए, उसके पीछे का रीजन ये हो जाता है क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उनके जो सेंसेस होते हैं, यानी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो काम करना बंद कर देते हैं, इस वजह से उस केस में ये लॉ नहीं चलता। क्या है बेटा, हाँ, अगर आपकी कोई हॉबी है, दैट इज कलेक्शन ऑफ बुक्स, कॉइन्स एक्सेट्रा, इन केस एन इंडिविजुअल हैज सच हॉबी, और इंटरेस्ट मतलब जो ये कलेक्शन और इनका काम करते हैं ना, तो ये कलेक्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे ये कलेक्ट करते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इनकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, ये लोग बस कलेक्ट करते जाते हैं, इनकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती, क्योंकि एक हॉबी है। क्या है ये, हॉबी, ठीक है। देन क्या है, एक्विजिशन मनी इन केस ऑफ मिसर, मिसर यानी कंजूस, जो कंजूस होता है वो पैसा बचाता जाता है क्योंकि वो एक कंजूस है, ठीक है। तो उसके साथ ऐसा नहीं होता कि वो जितना सेव करता जाएगा उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये क्या है, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं चलता। एक, अब ये शराबी लोग मतलब अल्कोहल का कंजम्पशन वाले, दूसरे कौन हो गए, जिनकी हॉबी है, ठीक है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ बुक्स, कॉइन्स, स्टोन्स भी कुछ लोग कलेक्ट करते हैं, है कि नहीं। देन एक्विजिशन ऑफ मनी इन केस ऑफ मिसर, मतलब जो कंजूस होते हैं, जो क्या इकट्ठा करते रहते हैं, पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, तो इन लोगों के केस में इस लॉ को क्या है, एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये नहीं चलता। नेक्स्ट क्या बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलो अब बात करते हैं कौन के बारे में, कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, समझो, मैंने शायद आपको पार्ट 1 में भी बताया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है, जैसे कि आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम पे कब आते हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज वेयर neither you want to increase your consumption neither you want to decrease your consumption at a given level of income। यानी आपकी जो इनकम है ना, उस इनकम पे आप ना तो अपने कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हो, ना तो आप अपने कंजम्पशन को घटाना चाहते हो। इट इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज, जहां पर आप मैक्सिमम मतलब आप सेटिस्फाइड हो आपकी इनकम से, मतलब इनकम से जो आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो उससे, तो वो होता है बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पर मतलब इट इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज वेयर ए कंज्यूमर नाइदर वांट टू इंक्रीज हिज कंजम्पशन नाइदर वांट टू डिक्रीज हिज कंजम्पशन। क्यों, क्योंकि अगर वो अपना कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा तो वो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होगा, और अगर वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो ही इज वेस्टिंग हिज रिसोर्सेज, उसे क्या लग रहा है कि वो अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर, तो वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आ जाओ, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure, which means it is a state of unchange. Consumer equilibrium is a state of unchange where a consumer is getting maximum satisfaction from his given income, या that particular income, उस income से उसको maximum satisfaction मिल रही है, और इस लेवल पे वो ना तो एक यूनिट ज्यादा खरीदना चाहता है ना तो एक यूनिट कम खरीदना चाहता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्यों, कुछ assumptions है बेटा, assumptions मतलब मान लेना, assumptions relating to the consumer equilibrium। तो क्या क्या assumption है, सबसे पहला तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि रैशनल कंज्यूमर है भाई, रैशनल कंज्यूमर मतलब हमारा कंज्यूमर समझदार है, उसे पता है क्या सही है और क्या गलत है। So a consumer is assumed to be rational. A rational consumer is one who wants to get maximum satisfaction out of his given income. Is that clear? तो हमने ये मान लिया कि हमारा कंज्यूमर समझदार है और हमारा कंज्यूमर क्या करना चाहता है, कम से कम इनकम में या अपनी जो भी उसकी इनकम है उस इनकम में वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, ठीक है।
सेकंड क्या है बेटा, कार्डिनल यूटिलिटी, यानी हमने ये मान लिया कि यहाँ पे कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को काय में मेजर कर सकता है बेटा, नंबर्स में। सो यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स सच एज 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो थर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी यानी इट्स अज्यूम दैट द यूटिलिटी दैट ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम commodity depends upon the quantity of that every commodity alone, it is not affected by the consumption of other goods। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ये भी मान लिया कि भाई अगर एक कंज्यूमर है, तो ये माना भी क्यों है वो भी बता दूंगा कि भाई इंडिपेंडेंट गुड्स के ऊपर उसकी यूटिलिटी टिकी हुई है, यानी कि वो दूसरे गुड्स से उसकी जो ये वाला गुड है उसकी यूटिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या होता नहीं है, तो जो होता नहीं है ना वही क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप है ना टी और कॉफी खरीदने जाते हो, तो टी और कॉफी दोनों में क्या है, एक तरह का रिलेशन है, समझ में आया, दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इज दैट क्लियर? अगर आप टी के साथ में कॉफी भी ले रहे हो ना, तो उससे कॉफी के कंजम्पशन पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, यूटिलिटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जरा उसको साइड में रखते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, यानी कि उस कमोडिटी की यूटिलिटी उसी के परचेज पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा आप उस कमोडिटी को परचेज करोगे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब कि दूसरी कमोडिटी की वजह से उस गुड की जो यूटिलिटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स है और क्या है, वाई है। ठीक है, तो एक्स आप जितना खरीदते जाओगे तो यूटिलिटी किसकी कम होगी बेटा, एक्स की ही कम होगी, वाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, या वाई कमोडिटी की वजह से कौन सी वाली कमोडिटी पे, एक्स कमोडिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसको क्या कर लिया, मान लिया, दैट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। मतलब सभी गुड्स की यूटिलिटी कैसी रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। यहाँ पे जो पैसे से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसे क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, क्योंकि वही जो चीज होती नहीं है उसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मनी से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है उसे क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी कि यहाँ पे आपको पैसे से अभी कुछ वो नहीं हो रहा, अभी आप सिर्फ गुड्स से। चलो, सो इट इज अज्यूम दैट मनी मेजर्स द marginal utility of a commodity, as such its own marginal utility should remain constant so as to serve as an ideal measure। तो अगर अपने को आइडियल मतलब आपको अगर अच्छे से मेजर करना है, तो यहाँ पे एक और अजम्पशन ले लिया कि भाई जो पैसे से मिलने वाली यूटिलिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। ऐसा नहीं होता, इसलिए मान लिया कि जो आपको पैसे से मिलने वाली जो यूटिलिटी है ना वो कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। मतलब आप चाहे 100 रुपए खर्च करो, चाहे आप 1000 रुपए खर्च करो, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कैसी है आपकी, कांस्टेंट। इसे भी क्या मान लिया अपन ने, कांस्टेंट मान लिया, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। तो ये आ गया भाई आपका मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, सबसे पहले अपन देखेंगे काहे में, सबसे पहले अपन देखेंगे सिंगल कमोडिटी मॉड्यूल में। ठीक है, अब देखो एक कंज्यूमर कितना कंज्यूम करेगा, एक कंज्यूमर उतना ही कंज्यूम करेगा जिसमें उसे क्या मिल जाएगी, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, है कि नहीं। जैसे इधर आओ, हाउ मच ए कंज्यूम कमोडिटी, हाउ मच ऑफ ए कमोडिटी ए कंज्यूमर बाय सो दैट ही maximizes his satisfaction and attains the point of equilibrium। This is discussed with reference to two different situation। यहाँ पे अपन दो different situation का discuss करेंगे, when only one commodity is consumed and when two or more commodities are consumed। तो इसमें अपन देखेंगे कि भाई एक कंज्यूमर कितना कंज्यूम करता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, वन कमोडिटी मॉड्यूल में, किसमें, वन कमोडिटी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप कोई भी चीज अज्यूम कर लो जो आपको परचेज करने जाना है, ठीक है, आप है ना उस चीज को आपने कंज्यूम, मतलब आपको वो चीज क्या करनी है, परचेज करनी है, वो सिर्फ कितनी है, एक ही यूनिट है, वन कमोडिटी। ठीक है ना, आपके पास XYZ जो भी पैसे हैं, आप उस कमोडिटी के हिसाब से अपने पैसे समझ लो। ठीक है, कि आपके पास उतने पैसे हैं। तो जब आप मार्केट में उस कमोडिटी को खरीदने जाते हैं, ठीक है, अगर वो कमोडिटी आपकी प्राइस रेंज के अंदर आती है, Is that clear? As a customer what we do? As a customer we bargain। अपन क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं। चलो, तो एक अपन यहाँ पे assumption कर लेते हैं, फिर अपन इसके ऊपर आएंगे। मान के चलिए कि अपन एक शर्ट लेने गए हैं, क्या लेने गए हैं, शर्ट लेने गए हैं। ठीक है, और अपने पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपीज। कितने रुपीज है, 1000 रुपीज है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब आप ये शर्ट लेने गए हो, आपको कोई शर्ट पसंद आई, ठीक है, अब उस शर्ट की जो सामने वाले ने प्राइस बताई, वो प्राइस बताई आपको कितनी,
मान के चलिए 800 रुपीज। कितने रुपीज? 800 रुपीज। इज डेट क्लियर? लेकिन है ना, आपको शर्ट को देख के लगा कि यार नहीं, ये जो शर्ट है ये 800 रुपए लायक नहीं है। अब आई डोंट नो व्हाई, एक साइकोलॉजी आती है दिमाग से, कोई भी कमोडिटी को देख के आपके मन में एक चीज आती है, यार नहीं ये 800 की नहीं है, नहीं। और ये भी हो सकता है कि वो 800 बोले और आपको लगे कि अरे वाह, इतनी अच्छी शर्ट कितने में दे रहा है? 800 में दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज समझना, अगर आपको लग रहा है कि ये जो शर्ट है ये 800 रुपए लायक नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? मतलब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, जो पैसे है ना, पैसे से मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा है और उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी कैसी है? कम है। क्योंकि आपको यहाँ पे 800 रुपए ज्यादा लग रहे हैं उस शर्ट के। फिर आप क्या करोगे? अब आप बार्गेनिंग करोगे। अब आप उस दुकानदार से बोलोगे नहीं भैया इसके तो मैं 600 दूंगा या 600 दूंगी। क्यों? एक मन में से आवाज आई कि नहीं यार, ये कमोडिटी कितने की होगी? 600 रुपए की होगी। तो यहाँ पे देख रहे हो, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो किसके बराबर हो गई? वो उस प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर हो गई। मतलब आप उस प्रोडक्ट को तब कंज्यूम करोगे जब उसकी प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के क्या हो जाए? यस, बराबर हो जाए। मतलब कि सिंगल कमोडिटी मॉड्यूल में, किसमें? सिंगल कमोडिटी मॉड्यूल में होता क्या है? दिस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज मस्ट इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, तभी आप खरीदोगे उसको। समझ में आया? इसका एक और चीज बता देता हूं। मान के चलो कि वही एक शर्ट आपको खरीदनी थी, आपके पास 1000 रुपए थे, ठीक है ना? कितने थे आपके पास में? 1000 रुपीज था। लेकिन उस कस्टमर ने उस शर्ट के कितने प्राइस बताया? 800 रुपए बताया। और वो शर्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी आपको। आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो 800 रुपए की क्या, ये तो 1000 रुपए की होती तो मैं ले लेता। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो प्राइस है ना उस कमोडिटी की, वो किसके बराबर हो रही है? आपकी, यस, आपकी सेटिस्फेक्शन के बराबर। द मार्जिनल यूटिलिटी यू आर डिराइविंग फ्रॉम दैट कंजम्पशन ऑफ दैट शर्ट इज इक्वल्स टू द प्राइस। इज दैट क्लियर? जब हमें लगता है ना कि अरे नहीं ये प्राइस कैसी है, ज्यादा है, तो मतलब उस टाइम पे क्या हो रहा होता है? प्राइस मतलब जो पैसे से मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा है और उस शर्ट या उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी कैसी है? कम है। तो फिर अपन क्या करते हैं? उसकी प्राइस गिराते हैं। मतलब अपन दोनों को काय पे लाते हैं? बराबर पे लाते हैं। फिर अपन उस कमोडिटी को क्या करते हैं? खरीदते हैं जब वो अपने प्राइस किसके बराबर हो जाता है? उसके बराबर। आ गई बात समझ में? आ जाओ, चलो अब इसको और अच्छे से समझते हैं ताकि पूरी चीज क्लियर हो जाए। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में क्या होता है? इन द केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी ए कंज्यूमर रीचेस इक्विलिब्रियम व्हेन द, देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल इट्स प्राइस। मतलब दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज MUX इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। मतलब कि उस एक एडिशनल कमोडिटी, क्या उस एक एडिशनल कमोडिटी से मिलने वाली जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, वो जब तक आपकी प्राइस के बराबर नहीं हो जाती, किसके बराबर? प्राइस के बराबर नहीं हो जाती, तब तक आप उसको क्या करते जाते हो? कंज्यूम करते जाते हो। तो द कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन ऑन by consuming up to the point where the additional satisfaction from the last unit consumed is equals to the price they paid for it. Is that clear or not? चलो, तो अब इसकी एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। कभी आप अपनी माता जी के साथ में सब्जी लेने गए हैं कि नहीं? नहीं गए? चलो, एक चीज कभी गए हो तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसने बोला ना कि भाई आलू कैसे दिए, क्या कैसे दिए आलू, ठीक है, वो बोलता है कि मैडम जी आलू 20 रुपीज केजी, 1 किलो कितने का? 20 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? आपकी माता जी के मन में से एक आवाज आती है, वो बोलती है कि एक काम करो, कितने किलो कर दो? 2 किलो कर दो, ठीक है। कितने के? 30 रुपए के। क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या करा है यहाँ पे इन्होंने? कुछ समझ में आया? नहीं आया? समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या चीज हुई है? यहाँ पे ना एक चीज हुई है, वो क्या हुआ है? यही हुआ है बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ है। क्या हुआ है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सुनो, यहाँ पे जो पहला आलू है या पहला किलो है, पहला किलो वैसे तो अपन को लगता है कि मम्मी ने 15 रुपए किलो खरीद के लाई है, नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे जो पहला किलो है ना, पहला किलो 20 रुपए का ही है।
कितने रुपए का है? 20 रुपए का। जो दूसरा किलो है, दूसरा केजी, वो कितने रुपए का है? वो 10 रुपए का। समझ में आया? कितने का है? 10 रुपए का। क्लियर है? तो यही होता है आपका क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। होता क्या है, जैसे जैसे आप किसी एक कमोडिटी को क्या करते जाते हो, कंज्यूम करते जाते हो, तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसलिए आप क्या कर रहे हो, जो पहला केजी है उसके लिए आप 20 रुपीज दे रहे हो, लेकिन जो दूसरा केजी है ना उसके लिए आप सिर्फ कितना दे रहे हो? 10 रुपीज दे रहे हो। तो ऐसा करते करते क्या, ऐसा करते करते आप कहाँ पे आ जाते हो? आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ दैट यस कमोडिटी। तो ऐसा करते करते आप उसे तब तक कंज्यूम करते हो। कब तक? आप उसे तब तक कंज्यूम करते हो जब तक आप उसकी जो लास्ट यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो उसकी प्राइस के बराबर ना आ जाए। समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके घर में मान के चलो 10 किलो आटा आता है। कितने किलो आटा आता है भाई? हाँ, 10 किलो आटा आता होगा, मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। कितने किलो आटा आता है? 10 किलो। एक ही कमोडिटी है। क्लियर है? अब आप क्या करते हो, अब आपके यहाँ 10 किलो आटा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपके यहाँ पे मान के चलिए कि 3 मेंबर हैं और उन 3 मेंबरों में 10 किलो आटा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कितना आटा खरीदोगे? समझ में आया? जब आप उसको खरीदना स्टार्ट करोगे तो आप पहला किलो खरीदोगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जरा समझना। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। आप पहला किलो खरीदोगे। समझ में आया? पहला किलो आटा खरीदा, अभी भी आटे से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी है? ज्यादा, और उसकी प्राइस से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी है? कम, ठीक है। फिर दूसरा खरीदोगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, नवा और 10वां। 10वें पे आके आप ब्रेक लगा दोगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके घर में 3 लोग हैं और उस 3 लोगों के लिए कितना आटा सफिशिएंट होता है? 10 किलो आटा सफिशिएंट होता है। तो आप कितने किलो आटा खरीद लोगे? 10 किलो। आप 9 किलो लेके नहीं जाओगे, 5 किलो लेके नहीं जाओगे। समझ में आया? और अगर लेके जाओगे भी तो मन में एक खुटखुटी सी रहेगी कि यू विल नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड। आपको लगेगा कि अरे मर गए, ये तो खत्म हो जाएगा, वापस फिर आना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप क्या खरीदते हो? आप कमोडिटी परचेज करते हो। समझ में आ गई बात की नहीं आई? तो वो जो आप आखिरी यूनिट जो आप खरीद रहे हो ना, वो आखिरी यूनिट यानी जो आखिरी किलो है वो आपकी प्राइस के बराबर है। उस कमोडिटी की जो प्राइस है ना उसके बराबर है। क्लियर हो गई चीज की नहीं हुई? मतलब अगर वो 15 रुपए किलो का भी है, कितने रुपए किलो का है? अगर वो 15 रुपए किलो का भी है, मतलब 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मच? 15 रुपीज। अगर 1 किलो उसका कितने रुपए का है, जरा समझना अच्छे से, हमेशा ध्यान रहेगा। अगर उसका 1 किलो 15 रुपए का भी है, कितने रुपए का भी है? 15 रुपए का। आपने पहला किलो खरीदा, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारा 1 किलो से काम नहीं होने वाला, हमें और चाहिए। तो अभी क्या है, अभी आपको इन आटे से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और इसकी प्राइस से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी है? कम है। फिर आप दूसरा खरीदोगे, तीसरा खरीदोगे, चौथा खरीदोगे, पांचवा खरीदोगे। ऐसे करते करते जब आप 10वां किलो खरीदोगे उस टाइम पे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो वो होता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आप 10 किलो आटा लोगे और कहाँ पहुंच जाओगे? अपने घर पहुंच जाओगे, क्योंकि 10 kg आटा इज सफिशिएंट फॉर 1 मंथ एंड दैट इज योर सेटिस्फेक्शन लेवल। आई बात समझ में? चलो आ जाओ। आई थिंक आ गया होगा अच्छे से समझ में। और यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी वही। तो दिस रिफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फेक्शन ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग वन और मोर यूनिट ऑफ ए गुड। यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे आप उस कमोडिटी को क्या करते जाओगे बेटा? कंज्यूम करते जाओगे या परचेज करते जाओगे, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। प्राइस, दिस इज द अमाउंट द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर ईच यूनिट ऑफ गुड। ठीक है, प्राइस अपन ने वही रखी है, वही प्राइस है, लेकिन कंज्यूमर क्या करता रहता है? वही प्राइस को पे करने के लिए वो रेडी है। ठीक है, देन क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम व्हेन दे आर बाइंग ए क्वांटिटी ऑफ ए गुड वेयर द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द लास्ट यूनिट इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ दैट यूनिट। ठीक है, तो वो उसे तब तक खरीदते जाते हैं जो उन्हें उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना लास्ट यूनिट से, वो किसके बराबर हो जाए?
उस प्राइस के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? प्राइस के बराबर। तब तक वो उस कमोडिटी को क्या करते जाएंगे? यस, परचेज करते जाएंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे सपोज imagine a consumer buying apples. ठीक है, if the price of the one apple is 50 and the consumer marginal utility from the last apple consumed is also 50, then the consumer is in equilibrium. They are getting the same satisfaction from the last apple as they are paying for it. If the marginal, चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रुको, है ना, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, इधर समझो। ठीक है, जरा ऐसे समझना। ठीक है, मान के चलो कि आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग। कितने लोग हैं बेटा? 5%। कितने परसेंट है? 5% है। ठीक है, अब जो एक एप्पल है, एक एप्पल कितने रुपीस का है? 50 रुपीस का। कितने रुपीस का? 50 रुपीस का। अच्छा, एक एप्पल ले जाओगे सबको हो जाएगा? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। अपन को 5 एप्पल खरीदने हैं, कितने लोगों के लिए? 5 के लिए। अब जरा यहाँ पे समझना, आप एक एप्पल खरीदोगे, ठीक है, कितने रुपए का? 50 रुपीस का। क्या आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो? नो, बिकॉज यू नीड वन मोर एप्पल। देन यू विल परचेज अनदर सेकंड, यू आर सेटिस्फाइड? नो, बिकॉज यू नीड वन मोर एप्पल। तो जैसे जैसे आप एप्पल मतलब खरीदते जाओगे खरीदते जाओगे खरीदते जाओगे, जैसे ही कितने एप्पल हो जाएंगे? 5th एप्पल। 5th एप्पल, तो 5th एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वो किसके बराबर होगी? इसकी प्राइस के बराबर होगी। आप उसे तब तक खरीदते जाओगे जब तक जो लास्ट यूनिट है, वो लास्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और उसकी प्राइस दोनों क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा था, ये देखो जरा, सो दे आर गेटिंग द सेम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द last apple as they are paying for it. If the marginal utility of the next apple were to be less than 50, the consumer would not purchase it as the cost would outweigh the benefit. Is that clear? क्योंकि मालूम है 5 एप्पल खरीदने के बाद ना कंज्यूमर छठा एप्पल नहीं खरीदेगा। क्या नहीं खरीदेगा? हाँ, छठा एप्पल नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई छठा एप्पल खरीदने के बाद क्या हो जाएगा ना, ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। उसके दिमाग में ये रहेगा कि अरे ये एप्पल तो कोई खाएगा नहीं। इसलिए मालूम है क्या होता है, जब भी सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो एक हिसाब किताब से ही खरीदी जाती है, ज्यादा नहीं खरीदते। क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हरी सब्जियां ज्यादा नहीं खरीदते, उतनी ही खरीदते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि ज्यादा खरीदेंगे तो वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, तो उतनी ही खरीद के ले जाते हैं, 1 किलो 2 किलो। तो सेम चीज यहाँ पे चलती है। जब आपको ये समझना होता है कौन सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको अगर समझना होता है तो। क्लियर है? चाहे यहाँ पे आटा हो, शक्कर हो, तेल हो, जितनी भी आपके घर में चीजें इस्तेमाल होती हैं, आप उसमें देखना महीने की एक फिक्स चीजें लेके आई जाती है, ज्यादा चीजें नहीं लाई जाती। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि अगर आप उन्हें जरूरत से ज्यादा अगर आप कंज्यूम मतलब या ले आते हो, तो आपके मन में डिससेटिस्फेक्शन होता है कि अरे यार ये चीज खराब हो जाएगी। इसलिए लास्ट वाले में क्या लिखा है? as the cost would outweigh the benefit, क्योंकि जो उसकी कॉस्ट है ना, उसकी कॉस्ट ज्यादा है और उससे मिलने वाला बेनिफिट कैसा है? आपको कम है, तो आप नहीं खरीदोगे। आप क्या, 5 लोग हैं, 5 काफी है एप्पल, 5 लोग खा लेंगे, खत्म बात। छठवा एप्पल आप नहीं खरीदोगे क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी है? कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएंगे। तो देखो ये रहा बेटा, तो y marginal utility of x commodity must be equals to the price of x commodity is the condition for the equilibrium। क्यों होता है बेटा कि यहाँ पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और उसकी प्राइस कैसी है? कम। तो आप तब तक कंज्यूम करते जाओगे जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। सो ए कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द लास्ट यूनिट दैट दे आर पेइंग फॉर इट। दे वुड वांट टू कंज्यूम मोर टू इंक्रीज देयर ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। समझ में आया कि नहीं है? जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाते हो तो आपको जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है ना, वो क्या होती जाती है? वो कम होती जाती है। जरा इधर देखना, ये देखो, आपने यहाँ से कंजम्पशन चालू करा, जैसे ही आपने यहाँ से कंजम्पशन चालू करा, यहाँ से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होना चालू हो जाएगी? कम होना चालू हो जाएगी। आप यहाँ से कंज्यूम करते जाओगे और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी है और जो यूनिट है वो क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। क्लियर है? आप ये भी नहीं करना चाहोगे, देखो ये मतलब कि यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है बेटा? कम है और प्राइस ऑफ एक्स कैसी है? ज्यादा। द कंज्यूमर इज गेटिंग द लेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द लास्ट यूनिट देन दे आर पेइंग फॉर इट। दे वुड वांट टू कंज्यूम लेस टू अवॉइड losing satisfaction by paying more than its
वर्थ, मतलब कि यहाँ पे कंज्यूमर पे ज्यादा कर रहा है और उसको सेटिस्फेक्शन कैसी मिल रही है, कम मिल रही है। तो यहाँ पे मालूम है कंज्यूमर क्या कोशिश करता है कि भाई वो कम यूनिट कंज्यूम करे। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे वो क्या हो रहा है, देखो द कंज्यूमर इज गेटिंग लेस सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है फ्रॉम लास्ट यूनिट से उसको सेटिस्फेक्शन कैसी मिल रही है, कम मिल रही है। देन दे आर पेइंग फॉर इट, मतलब वो जो पे कर रहा है वो ज्यादा है और उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी है, कम है। तो फिर वो क्या करेगा, देन दे वुड वांट टू कंज्यूम लेस, तो वो क्या करेगा, वो कम कंज्यूम करेगा। कैसा कंज्यूम करेगा, यस वो कम कंज्यूम करेगा। देखो एक चीज बता दो, जैसे मान के चलो गलती से अगर आपके यहाँ पे कोई खाने पीने की चीज ज्यादा आ गई, इज दैट क्लियर? जैसे ही वो ज्यादा आ जाएगी तो क्या होगा, वो फिकेगी तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने पैसे ज्यादा स्पेंड करे और उससे मिलने वाली आपको सेटिस्फेक्शन कैसी मिली, कम मिली। समझ में आया? तभी तो आपने उसे कंज्यूम नहीं किया, फेंकना पड़ रही है वो चीज। तो अब वो चीज क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम जब भी वो चीज आएगी ना बेटा, कम लाई जाएगी। आपके घर में ऐसा होता है, क्लियर हो गई चीज की नहीं? नेक्स्ट टाइम अब वो चीज आएगी तो वो कैसी लाई जाएगी, कम लाई जाएगी। देखो, सो दे वुड वांट टू कंज्यूम लेस टू अवॉइड लूजिंग सेटिस्फेक्शन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो कमोडिटी आप परचेज करोगे ना, तो आप कैसी परचेज करोगे, कम परचेज करोगे। और होता है ऐसा, आप करते हो। अगर आप कोई कमोडिटी ज्यादा ले आते हो और वो कमोडिटी बच जाती है या फेंकनी पड़ जाती है, कोल्ड ड्रिंक हो या कुछ भी हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप वापस से उस चीज को खरीदने जाते हो तो आप करते हो कि अरे नहीं नहीं, लास्ट टाइम अपन लेके गए थे तो क्या हुई थी, ये चीज फिकी थी, कोई ज्यादा खाता नहीं है, कैसी ले लेते हैं, कम ले लेते हैं। ये हुआ होगा आपके घर में, आप खुद देखना। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी आ रही है, कम आ रही है, और उसके लिए आप प्राइस कैसी दे रहे हो बेटा, ज्यादा दे रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्या करोगे, हाँ नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह की कमोडिटी को वापस से खरीदने जाओगे तो आप कैसी कंज्यूम करोगे बेटा, लेस कंज्यूम करोगे टू अवॉइड द डिससैटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? इसलिए ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे तभी आते हैं जब एक कमोडिटी होती है, ठीक है, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होती है, उसकी प्राइस के बराबर हो जाती है। सो अच्छा ये हो गया ना, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ गया कितना कमोडिटी बेटा, टू कमोडिटीज। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, टू कमोडिटी। अभी अपन ने सिंगल कमोडिटी देखा, अब कितने कमोडिटीज है यहाँ पे बेटा, दो कमोडिटीज है। देखो एक कंज्यूमर कभी भी एक कमोडिटी तो खरीदता नहीं है, एक कंज्यूमर हमेशा कितनी कमोडिटीज खरीदने जाता है बेटा, दो या दो से ज्यादा कमोडिटी वो खरीदता है। तो जब दो या दो से ज्यादा कमोडिटी जब कंज्यूमर खरीदता है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है, जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्स कमोडिटी है और एक क्या है, वाई कमोडिटी। ठीक है, तो इनकी जो वो लास्ट यूनिट खरीदेगा एक्स की और वाई की, उन दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होगी, बराबर। विच मीन्स द लास्ट रुपी ही विल स्पेंड आइदर ऑन एक्स कमोडिटी और इन वाई कमोडिटी, दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होगी, यस कैसी होगी, इक्वल। कैसी होगी, इक्वल होगी। तब ये क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे बोला जाता है। जब कितनी कमोडिटी मॉड्यूल होता है बेटा, जब दो कमोडिटीज की बात कर रहे होते हैं या दो से ज्यादा कमोडिटी की। चलो देखते हैं, इधर आओ। तो सो in the two commodities case we can state that the consumer strikes his equilibrium when he is in a state of equi-marginal utility. Now what do you mean by this equi-marginal utility? कि चाहे मतलब उसका जो आखिरी रुपया है, कैसा रुपया, उसका जो आखिरी रुपया है ना, चाहे वो एक्स कमोडिटी पे खर्च करे चाहे वो वाई कमोडिटी पे खर्च करे, दोनों पे खर्च करने से उसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कैसी है, इक्वल है। कैसी है वो, इक्वल, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दिस ऑकर्स व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंड बाय हिम यील्ड्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वेदर ही स्पेंड्स इट ऑन गुड्स एक्स और गुड्स वाई। दिस इज नोन एज yes law of equi-marginal utility. Consider a situation when a consumer is buying commodity x and y with his given income. ठीक है, तो यानी कि जब वो लास्ट यूनिट x की खरीदे, जब वो लास्ट यूनिट y की खरीदे, तो दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी है, जब उसको बराबर आती है ना, तो उस टाइम पे वो क्या पे आ जाता है बेटा, इक्विलिब्रियम पे। किस पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम पे। आ जाओ देखो जरा इस एग्जांपल से समझते हैं। ये यहाँ पे क्या है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये अपन ने यूटिल्स ले रखी है, मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, ये एक्स कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, ये
वाई कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, अब तुम मार्केट में खरीदने गए, तुम ये दो कमोडिटी खरीदने निकले हो, एक एक्स है और एक कौन है, वाई है। ठीक है, चलो पहली यूनिट खरीदनी है, कौन सी यूनिट खरीदनी है, पहली। चलो यहाँ पे अपन एक्स लिख लेते हैं और क्या लिख लेते हैं, वाई। ठीक है, चलो तो जब आप पहली यूनिट खरीदोगे, चलो कंपेयर करते हैं, तो पहली यूनिट आप एक्स की खरीदोगे या वाई की खरीदोगे। अच्छा, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिल रही है आपको, अच्छा वाई से मिल रही है, तो पहली यूनिट आप किसकी खरीदोगे, वाई की खरीदोगे। ठीक, आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलो अब आप वापस से, अभी आपके पास एक यूनिट ये हो चुकी है, क्या आपके पास एक्स की कोई यूनिट है, बिल्कुल नहीं है। आप फिर कंपेयर करोगे, क्या आपको पहली यूनिट एक्स की चाहिए, अरे 17 ही है। अच्छा, क्या आपको दूसरी यूनिट वाई की चाहिए, हाँ ये देखो, क्योंकि मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी है, ज्यादा है। लो भाई, तो कितनी हो गई, अब 2 यूनिट हो गई। अच्छा 2 नहीं लिखे, 1 लिख लेते हैं ना, चलो 1। नेक्स्ट, अब आप वापस से कंपेयर करोगे कि आपको पहली यूनिट एक्स की चाहिए या तीसरी यूनिट वाई की चाहिए। आपने फिर कंपेयर करा, पहली यूनिट एक्स की आपको कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है, 17, और जो तीसरी यूनिट है वाई की, लो भाई वो कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है, 19। मतलब आप तीसरी यूनिट भी किसकी खरीदोगे, वाई की। ठीक है, चलो फिर करते हैं भैया, अब आपको फिर कंपेयर करोगे कि पहली यूनिट आपको एक्स की खरीदनी है या फोर्थ यूनिट आपको वाई की खरीदनी है। अब देखो, पहली यूनिट एक्स से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 17, और जो अगर आप ये वाली यूनिट खरीदोगे तो उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपको, 16। कितनी मिल रही है, 16 मिल रही है, और इससे कितनी मिल रही है बेटा, 17। यानी कि अब आप पहली यूनिट किसकी खरीदोगे, एक्स की खरीद लोगे। ऐसे कंपेयर करके ही खरीदते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया भाई, अब आप फिर वापस से कंपेयर करोगे कि भाई आपको दूसरी यूनिट एक्स की खरीदनी है या आपको फोर्थ यूनिट किसकी खरीदनी है बेटा, वाई की। अब जरा इधर देखो, अगर आप फोर्थ यूनिट वाई की खरीदते हो तो आपको कितने की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 16 की। और अगर आप सेकेंड यूनिट किसकी खरीदते हो, फिर आप कौन सी यूनिट खरीद लोगे। आया समझ में कि नहीं आया। चलो फिर आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है भाई, वापस से आप कंपेयर करोगे कि अब सेकेंड यूनिट खरीदूं किसकी, किसकी, एक्स की, या मैं फिफ्थ यूनिट खरीदूं किसकी, वाई की। जरा कंपेयर करो तो, हाँ कौन है भाई ज्यादा, ये। तो अब आप सेकेंड यूनिट खरीद लोगे किसकी, वाई की। क्लियर, आ गई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं, और आगे चले। चलो अब आप फिर से कंपेयर करोगे कि भाई मैं फिफ्थ यूनिट खरीदूं किसकी, वाई की, या मैं थर्ड यूनिट खरीदूं किसकी, एक्स की। जरा कंपेयर करना, फिफ्थ यूनिट में कितना है, 13 है ना, तो आप इसकी खरीद लोगे, है ना। तो ऐसे अपन अगर कंपेयर करते जाएंगे, है ना, तो आप ऐसे आप खरीदते जाते हो। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, तो अब यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम में कब रहोगे, यहाँ पे आप बेटा इक्विलिब्रियम में तब रहोगे, ये जो आपका जो लास्ट, ये देखो जरा, ये सॉरी, तो यहाँ पे आओ जरा, ये देखो, ये क्या लिखा है बेटा, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, यानी कि आप ऐसे चूज करते करते आप मालूम है यहाँ पे कितनी एक्स की कमोडिटी कंज्यूम करोगे, 4 कमोडिटी आप एक्स की कंज्यूम करोगे, और ऐसे आप करते करते 6 कमोडिटी आप किसकी कंज्यूम करोगे, वाई की कंज्यूम करोगे। क्यों, देखो यहाँ पे एक्स की 4 और वाई की कितनी बेटा, 6। ये देखो यहाँ से वाई की हो रही 0 1 2 3 4 5 6, ये देखो यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ एक्स पे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 10, और 6 यूनिट ऑफ वाई पे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 10। यानी कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई। समझ में आ गया। मतलब जब आप क्या करते हो, जो आप जब पैसे खर्च करना चालू करते हो, तो जब आप 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी में पैसे खर्च करते हो, तो जब आप उनकी लास्ट यूनिट जब आप खरीद रहे होते हो, तो उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। कभी अपने घर की ना सामान की लिस्ट देखना, उस लिस्ट में आप क्या देखोगे, उस लिस्ट में आप ये देखोगे सबसे पहले ऊपर सारे एसेंशियल आइटम्स होंगे। क्यों, क्योंकि उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होती है बेटा, ज्यादा होती है।
समझ में आया? आपकी मम्मी आटा, शक्कर, दाल, चावल ये सब सबसे ऊपर लिखेंगी, तेल वेल सब, ठीक है। ये सब चीजें सबसे ऊपर लिखी जाती है क्योंकि उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और तुम लोगों के जो आइटम रहते हैं ना, चिप्स, चॉकलेट वॉकलेट, वो सब कहाँ लिखे जाते हैं, सबसे एंड में लिखे जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उसके ऊपर वो किसी भी चीज पर पैसा खर्च करें, उनसे उन्हें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कैसी मिलती है, बिल्कुल इक्वल रहती है। समझ में आया? तो यही चीज फॉलो की जाती है जब आप एक से ज्यादा कमोडिटी क्या करने जाते हो, खरीदने जाते हो। तो इसमें क्या होता है बेटा, द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन एनी कमोडिटी, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होती है, इक्वल होती है। और उस टाइम पे कंज्यूमर क्या हो जाता है बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अब जब कंज्यूमर 4th यूनिट खरीदेगा एक्स की, तो भी उसे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और जब कमोडिटी मतलब 6 कमोडिटी खरीदेगा किसकी, वाई की, तब भी उसे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 10। तो इस केस में वो यहाँ पे जाके मतलब 4 यूनिट एक्स की खरीद के और 6 यूनिट वाई की खरीद के कंज्यूमर कहाँ पे आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 2 कमोडिटी, है ना। तो बस इसी के साथ में अपना ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अपनी बुक से पढ़ के देख लेना, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। चलो, तो सब चीज अच्छे से समझ में आया हो तो अब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।